Violence, violence, violence. I don't like it. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं. मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं. बिजनेस करेंगे. ऑफर क्लोजेस सून. यश भाई ने बोला कि सेकंड की डबिंग मैं करना चाहता हूँ. मैं बोला अरे यश भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, करो आप. तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 तो शायद नहीं बनेगा. बॉलीवुड को भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अब हम और अलग क्या बना सकते हैं. अदरवाइज फिर हमेशा ऐसा ही रहेगा कि साउथ की ही फिल्में जो हैं ये हमेशा सबको मात देती रहेंगी. हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी. मैं हूं आपके साथ रोशनी और आज हमारे साथ है आप सभी के चहीते, यश को आवाज़ देने वाले और सारे ही नॉर्थ के जो ऑडियंस है उनका दिल लुभाने वाले सचिन गोले. वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी. थैंक यू रोशनी जी एंड थैंक यू फर्स्ट इंडिया फॉर इंटरव्यू मी. सो फर्स्टली सचिन, क्योंकि इतना बड़ा मास जी. है ना, चाहे फिर साउथ की हो नॉर्थ की हो, हर कोई इंतजार कर रहा जी. था केजीएफ का. जी. और क्योंकि कोविड की वजह से एक बहुत लंबा लीप भी आ गया फिल्म को रिलीज करने के लिए. केजीएफ 1 में हमने आपकी हिंदी डब वाली आवाज़ सुनी और अब 2 में भी. जी. आपसे जानना चाहेंगे कि खुद कितने रुके हुए थे आप इस प्रोजेक्ट के लिए. जी, मैं तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था इसका, क्योंकि बात ऐसी थी कि फर्स्ट जब फिल्म रिलीज़ हुई और काफ़ी हिट गई, बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी केजीएफ 1. और रिलीज़ होने के बाद फिर जब सेकंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो सेकंड का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से डबिंग स्टार्ट हो जाएगी. और डबिंग स्टार्ट हो भी गई. 2020 में डबिंग स्टार्ट भी हो गई थी. लेकिन फिर बाद में सबको ही पता है कि कोविड का जो ये पीरियड आया तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि थिएटर्स बंद हो गए और डबिंग भी रुक गई थी. तो थोड़ी सी डबिंग हो गई थी और थोड़ी सी और बची हुई थी. तो सबको टेंशन हो गया कि अबे कैसे क्या होगा कि अब सेकंड फिल्म पूरी रिलीज़ पे है, बन चुकी है, डबिंग पूरी हो चुकी है, थिएटर्स नहीं मिल रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो 50% की कैपेसिटी में मिल रहे थे. तो वो बात हो गई थी. तो मेरी और प्रोडक्शन की बात हो गई थी कि सर अभी कैसे क्या करेंगे. तो वो लोग बोले कि सचिन जल्दी से जल्दी इसको रिलीज़ करने की सोचेंगे, थोड़ा सा माहौल खुल जाए. अब कोविड का तो थोड़ा सा पीरियड अभी कम हो गया. तो ये बात मैंने की थी उनसे 2021 के एंड में. तो वो बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग रिलीज़ करेंगे अक्टूबर-नवंबर 21 के आसपास. तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था उसके लिए. इतना एक्साइटेड था कि एक तो फर्स्ट में इतनी सक्सेस मिल चुकी है, सेकंड में और भी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, ये मुझे पता ही था. क्योंकि जब हम लोग डब कर रहे थे फिल्म तो पता चल गया था हमको कि कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है. ये बहुत ही ह्यूज सक्सेस है इसकी. तो फिर जो बची हुई डबिंग थी, जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा ये सब कम होने लग गया, फिर बची हुई डबिंग थी वो पूरी हो गई और आखिरकार अनाउंसमेंट हो गई कि 14 अप्रैल 2022 में हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे. तो मैं खुशी से पागल हो गया. मैं बोला अरे बाप रे ये क्या है, मतलब चलो अच्छी बात है. हमने सोचा था कि 2023 में चला जाएगा, लेकिन मामला उतना गया नहीं, 2022 में ही रिलीज़ हो गई. तो ये बहुत ही खुशी की बात हो गई मेरे लिए कि एक जल्दी से ये रिलीज़ पे आ गई. जी, हमने देखा कि केजीएफ 1 में भी आप ही ने आवाज़ दी जी. है और अब 2 में भी उसी को आगे बढ़ाया गया. हम जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह से सिलेक्ट किया गया था, कास्ट किया गया था, मैं कह सकती हूँ. अच्छा. जी, उसके बारे में कुछ बताइए. जो फिल्म के लीड एक्टर हैं यश, तो उनकी मैंने काफ़ी फिल्में की थी. उसमें से कुछ कुछ याद है मुझे. एक गजपति करके फिल्म थी और एक हार्ट अटैक करके उसका हिंदी में नाम था. साउथ में उसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है. आई थिंक लकी ऐसा कुछ तो नाम है उस फिल्म का. आप चाहो तो यूट्यूब पे या इस पे सर्च कर सकते हैं. और उससे पहले 2 फिल्में और की थी मैंने यश की. नाम मैं भूल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है. तो वो फिल्में मैंने डब की थी और यूट्यूब पे तो वो रिलीज़ हो ही जाती हैं. तो कैसे तैसे करके यश भाई ने मुझे बताया कि डबिंग के टाइम कि मैं सर्च कर रहा था तुम्हारी फिल्में, मतलब मेरी फिल्में मैं सर्च कर रहा था कि हिंदी में किसने की हैं. तो लगभग तो मैंने ही की थी और 1-2 वॉइसेस ऐसे थे कि जिन्होंने और लोगों ने की थी. तो इसलिए यश थोड़ा सा कंफ्यूज था कि किससे कराई जाए, सचिन से कराई जाए या इससे कराई जाए या उससे कराई जाए. तो इसीलिए जब इसका डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला कोऑर्डिनेटर को, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन मांगा. ऑडिशन मांगने के बाद फिर यश भाई बोले कि भाई
मेरी बॉडी लैंग्वेज पे और मेरे चेहरे पर और मेरे जेस्चर पर जो वॉइस सूट होती है तो वो प्रॉपर सचिन गोले ही है। तो उस हिसाब से बाद में उन्होंने प्रोडक्शन को बोल दिया और फिर प्रोडक्शन का मुझे फ़ोन आ गया कि सर यू आर सिलेक्टेड, आपका ऑडिशन पास हो गया है और आप डबिंग कर रहे हो इसकी। तो खुशी के मारे मैं तो पागल हो गया कि इतनी अच्छी फिल्म अपने को मिल रही है थिएट्रिकल। इससे पहले भी बहुत सारी थिएट्रिकल फिल्में कर चुका था मैं, लेकिन केजीएफ का नाम बहुत पहले से मैं सुन रहा था। इसलिए सुन रहा था क्योंकि केजीएफ 1 रिलीज़ होने से पहले ही मार्केट में इसका बहुत सारा बोलबाला हो चुका था। मतलब लोग कह रहे थे कि एक नई फिल्म आ रही है जो बहुत सारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं इनको टक्कर देने वाली हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो मैंने पूछा कौन सी फिल्म है, तो बोले केजीएफ नाम की एक फ़िल्म आ रही है यश की। तो मैं बोला अरे उसकी तो डबिंग मैं पहले से कर चुका हूँ बहुत सारी। तो जब पता चला कि ये फिल्म अभी आ रही है केजीएफ, और उसके बाद जब यश ने बोला कि सचिन ही मुझे चाहिए डबिंग के लिए, तो बोलते हैं जैसे मेरे तो वारे न्यारे हो गए। मैं बोला अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, यश भाई ने अपने को सिलेक्ट कर लिया, और उस तरह से फिर डबिंग स्टार्ट हो गई। जी, ऐसे में बातें ये भी सामने आ रही थी कि यश ने खुद भी कभी ट्राई किया कि पार्ट 2 में उनकी वॉइस दी जाए, क्या कहना है इस पर? केजीएफ 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद एक बार मैं बैंगलोर चला गया था अपने कुछ काम के लिए, और मैंने यश भाई को फ़ोन किया कि भाई अब तो एक दो बार मिलना बनता ही है अपना, क्योंकि इतनी ह्यूज सक्सेस आपको मिल चुकी है। यश भाई भी बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, जो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी और इतना प्यार से मुझे उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद फिर बाद में मेरी मेहमान नवाजी की। तो उस वक्त मैं उनसे मिला था ताज होटल में बेंगलोर में जो है। तो जब ताज में मैंने उनसे मुलाकात की तो उस समय मुझे पता चला कि यश भाई ने बोला कि सेकंड की डबिंग मैं करना चाहता हूँ। मैं बोला अरे यश भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, करो आप। तो बोले कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ अपने हिंदी पर, और उनकी जो वाइफ थी राधिका पंडित, वो भी उनको काफ़ी हेल्प कर रही थी हिंदी के लिए, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी है, क्योंकि वो मोस्टली यहाँ से महाराष्ट्र से वो बिलोंग करती हैं, और उनकी हिंदी मतलब उनके साथ दोनों के साथ मेरी बात हो रही थी। तो दोनों की जब बात हुई तो मैं समझ गया कि मैम की हिंदी बहुत अच्छी है। यश भाई तो अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी रहते हैं कि उनको इस चीज़ पर वर्कआउट करने के लिए पता नहीं कितना समय मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने बोल दिया कि यश भाई आप काम करो तो सही हो जाएगा। फिर बाद में मैंने होप्स छोड़ दिए थे, मैं बोला चलो ठीक है देख लेते हैं। लेकिन जब पिक्चर बनी और बनने के बाद फिर जब डबिंग का टाइम आया, तो डबिंग का टाइम आने के बाद मुझे प्रोडक्शन से वापस फ़ोन आ गया कि भाई आप ही डबिंग कर रहे हो। तो बस मैं तो खुश हो गया। जितने क्यास लगाए जा रहे थे फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर, उससे भी अच्छा जी रिस्पांस मिला है। बहुत अच्छा रिस्पांस क्या मिला। कहना चाहेंगे इस पर? एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो फर्स्ट डे का कलेक्शन आई थिंक कुछ 134 करोड़ इतना हुआ है फर्स्ट डे का कलेक्शन। इंडस्ट्री में बातें हो रही थी कि लगभग 30-40 करोड़ के आसपास चला जाएगा, लेकिन उससे भी ऊपर और 100 करोड़ कलेक्शन ज़्यादा होना और इतनी बड़ी फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर हो जाना, ये मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट डे का कलेक्शन जो इतना हुआ, तो इससे पहले भी जितनी फिल्में आके गई तो उसमें तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म और सबसे ज़्यादा कलेक्शन जिसका हुआ फर्स्ट डे में वो केजीएफ ही है अब तक में। जी। साउथ की ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो अब मास ऑडियंस की तरफ जा रही है, पैन रिलीज किया जा रहा है फिल्म्स को। क्या लगता है क्या कोई भी केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि केजीएफ ने जो नाम कमाया, जो पैसा कमाया, जो रुतबा कमाया और जो अपने नाम की छाप छोड़ी है केजीएफ ने, तो मुझे तो नहीं लगता कि केजीएफ की तरह आगे चल के कोई फिल्म इतना कलेक्शन कर पाएगी। क्योंकि वाकई प्रशांत नील जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं मैं तो मानता हूँ। और जब उन्होंने बताया कि इतनी इतनी मेहनत हुई थी फिल्म बनाने के लिए, तो उसी वो जो बता रहे थे वो बताने के समय ही पता चल रहा था कि ये कितने बड़े लेवल पे फिल्म जाने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह की फिल्में बनाने का अपने अंदर मादा रखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि केजीएफ की तरह कोई फिल्म इसके आगे इतना बड़ा कलेक्शन कर सके। क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले आपको फिल्म देखने का मौका मिला होगा, क्योंकि आप ही डब कर रहे थे, तो स्टोरी लाइन को लेके कितनी एक्साइटमेंट थी? केजीएफ 1 जब फिल्म रिलीज़ पे थी तो उस समय मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन जब मेरा पास हुआ और पास होने के बाद फिर मुझे फिल्म 2 से 3 बार दिखाई गई। तो
देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई फिल्म तो इतनी बड़ी ग्रेंजर है, इस फिल्म की डबिंग भी उतनी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यश भाई ने जो रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया है वो इतना अच्छे से प्ले किया है, तो मैं तो समझ गया कि भाई अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई अपने को भी ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करना है। तो 2 से 3 बार जब मैंने फिल्म देखी उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस पे लग गया अपने कि अब इसको कैसे कैरेक्टर अडॉप्ट करना है ये। तो डबिंग एक रिहर्सल शुरू हो गई थी और रिहर्सल के दौरान एक नॉर्मल में डायलॉग्स बोल रहा था, नॉर्मल इन द सेंस इमोशंस में ही बोल रहा था, लेकिन फिर और डेप्थ में जो ये लोग मांग कर रहे थे कि और थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओ, और थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओ, तो वो डेप्थ में जाना मुझसे थोड़ा सा हो नहीं रहा था। तो लोगों ने बोला कि भाई इसको थोड़ा सा ऐसे करना और अंदर से गहराई से जितना बोल सको बोलना। तो करते 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 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिल्म, ऐसा नहीं कि जब हमारी फिल्म की डबिंग स्टार्ट हुई ऐसे हुआ था कि पहले ही दिन से डबिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। 3 से 4 दिन तो मुझे रिहर्सल में चले गए और जब रिहर्सल पूरी हो गई उसके बाद फिर 5वें दिन पे मैं फ्लोर पे आया डबिंग पे। तो इतनी मेहनत तो हुई थी इसमें। KGF 2 की अगर बात की जाए तो यश ने अपने आप से खुद को बहुत प्रिपेयर किया, चाहे फिर उनके बियर्ड पे काम करना हो, फिजिक पर काम करना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सीन है वो काफ़ी एक्शन भरे हैं। आपने क्या कुछ तैयारियां की? मैंने तैयारियां ये की थी कि जब KGF 1 की डबिंग पूरी होने के बाद 2 की जब डबिंग स्टार्ट हुई तो बीच में कम से कम 2 से ढाई साल का पीरियड बीत गया था। तो ऐसा हुआ था कि मुझे बैंगलोर बुलाया गया एक बार, क्योंकि वाकई ऐसे तो होता ही है कि अक्सर आदमी भूल जाता है कि भाई जो स्टाइल मैंने अडॉप्ट की थी, जो क्योंकि KGF 1 की डबिंग के बाद भी मैंने मुंबई में तो बहुत सारी डबिंग्स की। ऐसा नहीं कि मैं कैरेक्टर भूल गया था, लेकिन वो जो स्टाइल मेंटेन की थी उस समय जो डायरेक्टर ने मेरे ऊपर काम किया था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको वापस प्रिपेयर करने के लिए मुझे एक बार वापस बैंगलोर बुलाया गया। बैंगलोर में मैं आपको बताऊं कि 2 की जब डबिंग स्टार्ट हुई थी तो मैं कम से कम 10 से 12 दिन बैंगलोर में ही था। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 2 दिन में आपकी डबिंग पूरी हो जाती है और आप अपने काम में से फ्री हो जाते हो। मैं 10 से 11 दिन था, तो उसमें से 2 दिन तो मुझे डायरेक्टर ने वर्कआउट कराया कि भाई तूने जो फर्स्ट में जो डायलॉग्स बोले थे अब थोड़ा सा कैरेक्टर इसमें चेंज है, क्योंकि आपने सबने फिल्म देखी है। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे हो गया था कि फर्स्ट पार्ट में यश जो था वो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक बम्बईया आदमी जैसे होता है, एक गुंडा टाइप का वैसा। लेकिन जब फिर वो गरुड़ा को मार देता है, पूरा का पूरा KGF का साम्राज्य उसके हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, और नॉट ओनली नेशनल डॉन, वो इंटरनेशनल लेवल तक बड़ा डॉन बन जाता है। तो उस हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उसका टोन कैसे होगा, वो कैसे बोलेगा, कैसे क्या किस तरह से बिहेव करेगा, तो वो सारी चीज़ें 2 दिन तो मुझे डिस्कस करने में चले गए। और फिर तीसरे दिन हम लोगों की रिहर्सल हुई और चौथे दिन से फिर डबिंग स्टार्ट हुई। हाँ, और डेली हम लोगों का एक ही सीन होता था, डेली एक ही रील होती थी। जैसे पिक्चर पूरी मिला के 8 रील की हैं, तो आज एक रील पूरी डब हुई, फिर दूसरे दिन दूसरी फिल्म दूसरी रील डब, तीसरे दिन तीसरी रील डब, इस तरह से पूरा मिला के 8 दिन का ही शेड्यूल बना था। तो कोई एक फेवरेट डायलॉग हो जाए फिर? ठीक है, मैं ट्रेलर का ही डायलॉग बोल देता हूँ। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, I avoid, but violence likes me. I can't avoid. मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। ये सारे डायलॉग्स हैं। ऐसे में आपने जो कि हिंदी किरदार में ऐसा कह सकती हूँ कि निभाया है यश जी, का, मैंने निभाया। कितना एंजॉय किया आपने खुद ने? एन्जॉय तो बहुत किया, आई एन्जॉयड लॉट, क्योंकि इतना मज़ा आया डब करते वक्त, और कहीं ऐसा टेंशन लगा नहीं, क्योंकि जब भी मुझे टेंशन का माहौल लगा तो टीम इतनी अच्छी है KGF होम वाले प्रोडक्शन, मैं उनको भी बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो मेरी हेल्प की, वो प्रोडक्शन इतना अच्छा है, वो टीम इतनी अच्छी है कि जब भी मुझे कोई टेंशन आता था, जब भी मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब आर्टिस्ट माइक पे हो या इन फ्रंट ऑफ कैमरा हो तो बार बार रीटेक दे दे के एक अंदर से थोड़ा सा ऐसे लगने लग जाता है कि अरे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय उन लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत संभाला, और धीरे धीरे करके करते करते निकल के आ गया। तो एन्जॉय तो बहुत मैंने किया उन लोगों के साथ, और काफ़ी मज़ा आया डब के टाइम, और ऐसा मज़ा शायद ही मुझे पहले कभी किसी डबिंग में मिला होगा
क्योंकि इतना आराम से काम होना, इतना प्यार से काम होना, इतना शिद्दत से काम होना और इतना क्लियर काम होना, सबसे बड़ी चीज़ इतनी मेहनत से और इतना क्लियर काम होना और रिजल्ट एंड ऑफ द डे निकल के आ जाना, तो ये बार बार तो मौका नहीं मिलता। तो इसके जैसी डबिंग तो मैंने शायद ही किसी फिल्म में नहीं की। जी, ऐसे जी। में अगर ये जानना चाहे कि आपको एज अ व्यूअर केजीएफ चैप्टर 2 कैसी लगी तो वो बताइए। एज अ व्यूअर मैं कल ही फिल्म देख के आया, तो उस समय जब डब चल रही थी, तो डब जब चल रही थी तो नॉन म्यूज़िक चीज़ें होती हैं और पूरी तरह से मिक्स नहीं किया होता है फिल्म का, मिक्सिंग नहीं की थी और म्यूज़िक भी नहीं था। तो अंदर से मेरी एक्साइटमेंट थी कि अब फिल्म मैं कब देखूँगा। तो होता है ऐसा कि कुछ बहुत सारे पर्सनल वर्क्स होते हैं जिससे टाइम नहीं निकल पाता ये सब, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट इतनी थी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मुझे देखना था, मतलब मैं तो सुबह 6 बजे का शो भी देखने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ काम ऐसे थे कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो में नहीं जा पाया। लेकिन एनी हाउ मैंने रात को 9 बजे अपने सारे काम कंप्लीट करके टिकट मैंने 10:30 की निकाल ली, वहाँ जाके निकाल ली मैंने, और मैं 10:30 बजे फिल्म देख के आ गया। और एज अ व्यूवर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्म इतनी बढ़िया है और इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी इतनी अच्छी बनाई है कि सबको ये फिल्म एंजॉय करनी चाहिए, ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़िंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलती हैं। मतलब मैं तो ऐसे कहूँगा कि 30 से 40 साल में पहली बार ये फिल्म ऐसी आई होगी, उससे पहले आई डोंट नो मतलब कोई फिल्म आई होगी, लेकिन इतने मेरे लाइफ के करियर में ऐसी फिल्म तो वाकई मैंने नहीं देखी। जी, पार्ट 1 या पार्ट 2 क्या लगता है आपको, बेटर कौन सी है? हाँ, इसके बारे में अगर कहेंगे तो मुझे ऐसा लगा था कि पार्ट 1 जो है इसके अंदर इतना अच्छा मसाला है, वो केजीएफ में जाता है और सारी चीज़ें, सारा प्लानिंग वो समझ लेता है, और फिर बाद में गरुड़ा को उड़ाने का प्लानिंग, उसको मारने का प्लानिंग और पूरा केजीएफ हथियाने की सारी चीज़ें। तो पार्ट 1 मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना इसके अंदर स्टोरी और इतना अच्छे से मसाला डाला गया है सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 तो शायद नहीं बनेगी। लेकिन जब पार्ट 2 में देख के आ गया, पार्ट 2 देखने के बाद तो ऐसा लगा कि भाई ये तो पार्ट 1 से भी बहुत ज़्यादा बेहतर फिल्म है, क्योंकि पार्ट 2 में इन लोगों ने पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी है। और जब अब बोलने में तो कोई हर्जाई नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के एंड में जब केजीएफ 3 की जो अनाउंसमेंट हुई, उस समय पब्लिक में जो एक्साइटमेंट बढ़ा कि अरे बाप रे ये क्या है, मतलब हम इनको तो लगा था कि केजीएफ 2 में जो रॉकी भाई है उसकी डेथ हो जाती है और फिल्म ख़त्म। लेकिन जब केजीएफ 3 का जो चैप्टर ओपन होता है एंड ऑफ द क्रेडिट में, तो उस समय फिर पब्लिक की एक्साइटमेंट बढ़ गई। अब तो इसके आगे जो देखिए बनेगा और तब भी आप एंजॉय करेंगे। लेकिन पार्ट 1 से भी ज़्यादा पार्ट 2 बहुत अच्छी बनी है, म्यूज़िकली और इमोशनली। एक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो भी, यश के एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो भी, और यश के डायलॉग्स के हिसाब से देखा जाए तो भी, और ओवरऑल सारा मसाला इसके अंदर बहुत अच्छा है। जी, ऐसे में जो एक्साइटमेंट है केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर वो भी काफ़ी अराउज हो जाता है। जी जी जी। तो आप कितने एक्साइटेड है चैप्टर 3 के लिए? हमें आप ही मिलेंगे ना देखने सुनने के लिए। जी जी, जल्दी से जल्दी ये फिल्म रिलीज़ हो जाए और मैं तो प्रोडक्शन को, अगर मतलब मेरे बस में हो तो मैं प्रोडक्शन को तुरंत फ़ोन करके बोल दूं कि कल से शूट स्टार्ट कर दीजिए और 1 महीने में शूट कंप्लीट कर दीजिए, उसके अगले महीने डबिंग स्टार्ट कर दीजिए और तीसरे महीने में फिल्म रिलीज़ कर दीजिए। तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा कि केजीएफ चैप्टर 3 जो है, केजीएफ चैप्टर 3 वो 2022 के एंड में ही आ जाए। तो इस तरह से मतलब मेरी इतनी एक्साइटमेंट है, और वाकई सारे लोगों की एक्साइटमेंट है इतनी, सब लोग देखना चाहेंगे केजीएफ पार्ट 3। जी, ऐसा है। अभी रिसेंट 1-2 साल की अगर बात की जाए, पहले जब बाहुबली आई, फिर बाहुबली 2 आई, साउथ की फिल्मों की बात कर रही हूँ जी। फिर उसके बाद पुष्पा आई, RRR आई, राधेश्याम आई, साउथ की फिल्मों इतनी इंक्लाइंड हो गई है, और अब जब केजीएफ चैप्टर 2 आ रही है, क्या लग रही है आपको कि इतने बड़े जो बैक टू बैक फिल्म्स आ रही हैं साउथ की, कोई भी ऐसा है जो अब केजीएफ चैप्टर 3 का लेवल क्रॉस कर पाएगा? केजीएफ चैप्टर 3 का लेवल तो बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि और जो मतलब आने वाली भी है, जैसे आदि पुरुष आने वाली है जी, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, क्या लगता है? मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट देखिए कैसा है कि साउथ के जो डायरेक्टर्स और साउथ के जो एक्टर्स और साउथ की ओवरऑल प्रोडक्शन टीम, जो फिल्मों की टीम है, वो इतनी ज़बरदस्त काम कर रही है आज के दिनों में, क्योंकि इन लोगों ने देखा जाए तो एक अलग ही नज़रिया दे दिया फिल्म इंडस्ट्री को। इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा इन लोगों का मेकिंग और बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त लेके आ गए ना ये लोग।
मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बॉलीवुड किसी मामले में कम है, लेकिन स्टोरी में इतने सारे चेंजेस, इतना सारा मसाला और इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हैं ये लोग, तो वाकई अगर हो सके तो साउथ के ही लोग शायद इस फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं। अदरवाइज फिर किसी में तो उतनी मुझे बात नहीं लगती और ये मेरे ख्याल से लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये। जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को ओवरशैडो करने वाली है। लगभग तो कर ही चुकी है, हाँ लगभग तो कर ही चुकी है ओवरशैडो, क्योंकि जब बाहुबली जो फिल्म रिलीज हुई तभी से ही एक तरह से देखा जाए तो साउथ का बोलबाला स्टार्ट हो गया। फिर बाहुबली 2, इसके बीच में KGF आ गई, अब तो KGF 2 है, फिर इसके बाद पुष्पा, राधे श्याम, साहो। तो ये जो 10-15 फिल्में इतने 2 से 3 सालों में, जो 3 से 4 सालों में जो बनी, तो इन्होंने जो मार्केट बाद में कैप्चर किया, तो लगभग ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बॉलीवुड को भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अब हम और अलग क्या बना सकते हैं। अदरवाइज फिर हमेशा ऐसा ही रहेगा कि साउथ की ही फिल्में जो हैं ये हमेशा सबको मात देती रहेंगी। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सचिन और क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं ऑडियंस के लिए? साउथ की जो प्रोडक्शन है या ओवरऑल आपकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं ये तो कहना चाहूँगा कि सबको एक साथ अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। बॉलीवुड को भी कुछ अलग चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। इनफैक्ट मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो जो मराठी फिल्में बनती हैं इनको भी कुछ अलग सोच लेके आनी पड़ेगी। और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से कोशिश भी की, बहुत सारी कुछ अलग चीज़ें लाने की कोशिश की। और साउथ वाले तो खैर अभी मेहनत तो कर ही रहे हैं। अभी तो मलयाली इंडस्ट्री भी बहुत आगे आ रही है। तो मैंने बीच में मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि एक फिल्म मैंने की थी डब, जिसका नाम था मिन्नल मुरली। हाँ हाँ, इतने सारे प्रोजेक्ट कम से कम ना बोल के 1000 से 1200 के ऊपर प्रोजेक्ट हो गए, तो नाम ही भूल जा रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि जो फिल्म मैंने अभी बीच में डब की थी मिन्नल मुरली, तो उसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक कॉमेडी एक्टर, और अचानक उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो बहुत बड़ा सुपर पावर उसके अंदर आ जाती है। और फिर ऐसा है कि सुपर पावर आ जाने के बाद फिर जो स्टोरी बाद में आगे बढ़ती है इस तरह से, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ऐसी स्टोरी इन लोगों ने बनाई। तो साउथ के जो लोग हैं ये मेकिंग पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। और नो डाउट राजा मौली सर और प्रशांत नील जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी सारे डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप साउथ में देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इससे पहले भी बन चुकी हैं। नो डाउट ब्लॉकबस्टर जो मूवीज़ हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जैसे बाहुबली और ये KGF और पुष्पा, ये सारी फिल्में जो हैं ये तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हैं। लेकिन इनको तो साइड में रख दीजिए, ये तो नंबर 1 पे हैं। इसको छोड़ के और भी बहुत सारी साउथ की फिल्में हैं जिसके अंदर बहुत मसाला, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छी मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इन सबको देख के सबको सारी इंडस्ट्री को, मतलब मैं तो बॉलीवुड, टॉलीवुड और जो मराठी इंडस्ट्री है, इन सबको एक ये देखना चाहिए कि हमें मेकिंग में और क्या अलग हम कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को अभी चेंज चाहिए, लोग कुछ अलग देखना पसंद कर रहे हैं। तो बस यही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबको थोड़ा सा इससे ये लेसन लेना पड़ेगा। जी, ऐसे में एक इंटरव्यू में रिवील किया गया था प्रशांत नील ने ही कि यश के जो खुद कुछ डायलॉग्स है वो यश ने खुद लिखे हैं। हाँ, तो कैसे लगे आपको डायलॉग्स? ये तो ऑडियंस ही अच्छे से बता पाएगी। नो डाउट डायलॉग्स तो बहुत अच्छे थे, और यश ने काफ़ी मेहनत की है डायलॉग्स के ऊपर। क्योंकि मैं जब डबिंग कर रहा था तो ऐसा नहीं कि मैं और डायरेक्टर दोनों ही साथ में बैठे थे। यश बीच बीच में आता था, मुझे कैरेक्टर कैसे अडॉप्ट करना है ये बातें सिखाता था, और हम लोगों का डिस्कशन भी बहुत होता था। और कुछ डायलॉग्स में जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस ड्यूरिंग द डबिंग एंड आफ्टर द डबिंग, जब डबिंग खत्म हो जाती थी, 8-9 घंटे का काम पूरा खत्म हो जाता था, उसके बाद वो बुलाता था रात को कि भाई आओ थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो रात को 8-9 बजे हम लोग बैठते थे, और रात को 11-12 बजे तक फिर डायलॉग्स में डिस्कशन होता था, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे। तो जैसे अब ये वायलेंस वायलेंस वायलेंस, तो इसको कैसे बोलना है, इसमें और कुछ चेंजेस होने चाहिए क्या, या फिर मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं, तो इसको कैसे बोलना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं क्या, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे डायलॉग्स, फिल्म तो अभी खैर रिलीज़ हो गई है, आप जाकर थिएटर में देख लीजिए। तो जितने डायलॉग्स हैं उस एक एक डायलॉग पर, और KGF 1 के भी एक एक डायलॉग पर, भले KGF 1 में बहुत कम डायलॉग्स हैं उसके, लेकिन एक एक डायलॉग पर बहुत काम हुआ है, ऐसा है। तो इस तरह से मेहनत हुई है। क्या लगता है KGF चैप्टर 2 कितने करोड़ का बिजनेस कर पाएगी? अब एक फिल्म आई थी RRR जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। फर्स्ट डे का कलेक्शन 134 करोड़। तो अभी आप ही सोच सकते हैं कि पहले ही दिन जब
सेंचुरी और ये हाफ सेंचुरी यानी कि 1.5 सेंचुरी मार चुकी है ये फिल्म। तो विद इन 1 वीक आई थिंक 1000 करोड़ का तो जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर ही लेना चाहिए KGF 2 ने। क्या लगता है लाइफ टाइम कितना कमाई कर पाएगी? लाइफ टाइम तो बहुत तगड़ी कमाई करेगी ये फिल्म, क्योंकि इसके बाद भी जब फिल्म थिएटर में तो चलेगी ही चलेगी 2 महीना 3 महीना। अब देखिए कितने दिन चलती है, लोग तो खैर पसंद ही कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद फिर टेलीविज़न पे आएगी, और यूट्यूब पर तो नहीं लेकिन टेलीविज़न पर जब आएगी तो टेलीविज़न पे भी बहुत सालों तक ये छाई रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि KGF 1 भी अभी भी टेलीविज़न पे छाई हुई है, लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं। जब 8 बजे फिल्म लगती है सेट मैक्स पर प्राइम टाइम पे, तो उस समय लोग वो चैनल चालू करके बैठ जाते हैं, हटते नहीं है चैनल से। और फिर KGF 2 जब रिलीज़ होगी तो उस समय तो मेरे ख्याल से 1-2 साल तो टेलीविज़न पे ये बहुत अच्छे से चलेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि लगभग 15, 20, 25 साल तो 10 साल तो ये चलती ही रहेगी। थैंक यू सो मच सचिन हमारे साथ जुड़ने के जी, लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा फर्स्ट इंडिया और आपके साथ बात करके। जी, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि KGF चैप्टर 3 के लिए जो एक्साइटमेंट है एक बार प्लीज हमारे फैंस को बता दीजिए। KGF चैप्टर 3 अब अनाउंस तो हो ही चुका है फिल्म के एंड में कि KGF चैप्टर 3 बनेगी। तो KGF चैप्टर 3 बनेगी तो खैर कॉल तो मुझे आएगा जब फिल्म की डबिंग स्टार्ट होगी उस समय। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी इसकी डबिंग स्टार्ट हो जाए। लोहा गर्म है तो मार दो अभी हथौड़ा। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड ये हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी ये फिल्म बन जाए, मेकिंग इसकी पूरी हो जाए और इसकी डबिंग स्टार्ट हो जाए। तो इन बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 2022 अगर ये फिल्म डब होके रिलीज़ होने की कगार पर है तो मेरे लिए, मतलब अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट की बात है ये, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की। और पब्लिक के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की बात है क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि जब KGF 3 की अनाउंसमेंट हो जाती है तो पब्लिक की जो सीटियाँ और जो धुआंधार जब पब्लिक चिल्ला रही है, मतलब पब्लिक इतनी खुश है KGF 3 को लेकर कि क्या बात है। अभी ये भी अपने को देखने को मिलेगा, कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो यही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सचिन।